हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हमने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको कवर करा दिया है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यदि मादा जनन तंत्र की। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी फीमेल सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत देखिए हम कई सारे भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम अंडाशय यानी ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अंडाशय यानी ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा है गर्भाशय यानी कि यूट्रस। तो यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन इंपोर्टेंट भाग है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके अलावा जो बाह्य जननांग होता है, बाह्य जननांग के अंतर्गत जो पूरा का पूरा भाग कहलाता है, जिसको हम भाग या बल्वा कहते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें से पहली है वर्थोलिन ग्रंथियां और दूसरी क्या है? स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स। इनके बारे में हम पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज यहाँ पे आपको लिख लेना है, एक चीज हम और देखेंगे, योनि यानी कि वजाइना के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हम जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पार्ट हैं, ये सब के सब हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अंडाशय यानी कि ओवरीज की। तो अंडाशय या ओवरीज की यदि हम बात करते हैं तो देखिए जो इनकी उत्पत्ति होती है या इनकी ओरिजिन होती है, हमने आपको क्या बताया था जब हमने टेस्टिस की संरचना बताई थी, उसमें हमने देखा था कि जो वृषण की उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। सेम यहां पे भी आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा ये हमारा क्या है? अंडाशय है या ओवरीज है, इसकी उत्पत्ति भी कहां से होती है? मेसोडर्म से होती है। तो पूरा का पूरा आपको याद रखना है कि जो भ्रूणीय मेसोडर्म होती है उसमें से वृषण और अंडाशय दोनों की उत्पत्ति होती है। तो पहली चीज तो आपने देखी कि उत्पत्ति कहां से होती है अंडाशय की, तो मेसोडर्म से होती है यानी कि मेसोडर्म से होती है। फिर साइज की यदि हम बात करते हैं तो लगभग कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है किसी भी अंडाशय या ओवरीज की साइज। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम कार्य की बात करते हैं तो अंडाशय के देखिए 2 मेन इंपोर्टेंट वर्क हैं। पहला काम तो क्या होता है? पहला इसका वर्क है अंडाणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडाणुओं का निर्माण करना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम का निर्माण करना किसका काम होता है? तो ओवम का निर्माण करना ये पहला इंपोर्टेंट काम है किसका? किसी भी अंडाशय का। और जो दूसरा इंपोर्टेंट काम होता है, जैसे आपने वृषण में देखा कि वृषण जो है नर से संबंधित हार्मोन्स का सिक्रेशन करता था, उसी प्रकार से जो यहाँ पे अंडाशय होता है, अंडाशय का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। प्रोजेस्टेरॉन, या आप कह सकते हैं एक और हार्मोन्स लिख सकते हैं आप, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इनका सिक्रेशन करना इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? ओवरी का। तो टेस्टोस्टेरॉन की जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? ये काम है अंडाशय का। तो 2 इंपोर्टेंट कार्य आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहला काम क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, और यही प्रोजेस्टेरॉन जो है किसी भी फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो यहां पे आपने देखा कि इसकी पूरी की पूरी जो अंडाशय होती है, अंडाशय के कितने कार्य हैं? तो मेन 2 ही वर्क होते हैं। एक है अंडाणुओं का निर्माण करना, जो कि आपने देख भी लिया है। अंड जनन की प्रक्रिया में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब यदि बात करते हैं इसकी स्थिति, कहां पर अंडाशय स्थित होता है, तो अंडाशय की यदि हम बात करते हैं तो यह किडनी के पास जो लोअर एब्डोमिनल मतलब जो उदरी गुहा का निचला भाग होता है, उदर गुहा जो कि निचला भाग होता है, उदर गुहा का निचला भाग जो होता है, उस उदर गुहा से मीसोवेरियम द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? एक संरचना होती है, एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं मीसोवेरियम। उस मीसोवेरियम के द्वारा जुड़ी रहती है, और यह श्रोणी भित्ति व गर्भाशय के द्वारा स्नायुओं के द्वारा जुड़ी रहती है। जो श्रोणी भित्ति होती है, निचले वाला पोर्शन जो होता है, कूल्हे वाला पोर्शन जो होता है, उसके आसपास आप देखेंगे तो जो श्रोणी भित्ति होती है, और इसके अलावा जो ऊपर का पोर्शन है गर्भाशय वाला पोर्शन, दोनों के बीच में या दोनों के द्वारा आप कह सकते हैं स्नायु यानी कि लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये तो है किसकी? अंडाशय की या ओवरी की पोजीशन यानी कि स्थिति कहां पर स्थित होते हैं। अब बात करते हैं अंडाशय की संरचना की। तो देखिए जो अंडाशय की संरचना होती है, इसकी आकृति लगभग बादाम के समान हो, जैसे आप लोग बादाम देखे होंगे, बादाम के समान ही मिलती जुलती साइज जो होती है, मतलब बादाम के जैसे ही देखने में इसकी साइज लगती है। तो आप कह सकते हैं कि बादाम शेप्ड होती है, यानी कि इसकी आकृति कैसे होती है? बादाम के समान होती है।
ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं हमारे पास अंडाशय का एक नॉर्मल सा डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो अंडाशय का भाग होता है इसको चारों तरफ से एक लेयर घेरी हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम, या हम बोलते हैं इसको हिंदी में जनन उपकला। तो अंडाशय को चारों तरफ से ये परत घेरी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं? इस परत को हम बोलते हैं जनन उपकला, या आप लिख सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं? जनन उपकला, या आप इसको इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो अंडाशय की संरचना होती है इसको चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम। अब आप देखेंगे कोई भी जो अंडाशय होता है यह एक ठोस संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक ठोस संरचना होती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि रक्त वाहिनियां व तंत्रिकाएं जो होती है वो अंडाशय में हाइलस वाले स्थान से प्रवेश करती हैं। इनमें क्या होता है? एक हाइलस नामक स्थान होता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में यहां पे देख रहे हैं। तो ये जो हाइलस वाला स्थान होता है यहां से कई सारी वाहिनियां और रक्त तंत्रिकाएं जो है अंदर प्रवेश करती है। आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से रक्त वाहिनियां जो होती है ये प्रवेश कर जाती हैं पूरे के पूरे हाइलस में। आप देखेंगे हाइलस के माध्यम से इस प्रकार से रक्त वाहिनियां जो हैं प्रवेश कर जाती हैं। जनन उपकला जो होती है यानी जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ये घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। ये पूरी की पूरी जो आपकी दिखाई दे रही है जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है क्यूबिकल सेल की। क्यूबिकल सेल का मतलब होता है घनाकार कोशिका। तो घनाकार कोशिकाओं से मिलकर के ये पूरी की पूरी जनन उपकला जो होती है ये बनी होती है। फिर इसके बाद आपने देखा कि जनन उपकला के भीतर स्थित भाग को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये तो हो गई पूरी जर्मिनल एपिथेलियम परत। अब इसके अंदर का ये जो पूरा का पूरा भाग है अंडाशय के अंदर का यानी ये जो पूरा भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब स्ट्रोमा जो होता है दो भागों में विभक्त होता है, मतलब अंडाशय के अंदर का ये पूरा भाग क्या कहला गया? स्ट्रोमा कहला गया। अब जो स्ट्रोमा यानी इसके अंदर का जो पूरा भाग है ये दो भागों में डिवाइड हुआ है। पहला भाग है परिधीय वल्कुट जिसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? परिधीय वल्कुट, या इसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। और दूसरा है आंतरिक मध्यांश, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेडुला। तो आप यहां पे देखेंगे कि एक कार्टेक्स वाला भाग होता है, एक मेडुला वाला भाग होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो बाहर वाला पोर्शन है ये कार्टेक्स वाला पोर्शन है, और इसके अलावा एक जो मेडुला वाला पोर्शन है इसमें आपको कई सारी वाहिनियां वगैरह दिखाई देती हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो अंडाशय के वल्कुट भाग होते हैं, वल्कुट भाग का मतलब होता है जो कार्टेक्स वाला भाग होता है, ये पूरा का पूरा जो कार्टेक्स वाला भाग है ये पूरा का पूरा भाग क्या है? कार्टेक्स वाला भाग है। और इस कार्टेक्स भाग में आपको क्या दिखाई देगा? इसमें अंड पुटिकाएं दिखाई देती यानी आप कह सकते हो ओवेरियन फॉलिकल दिखाई देते हैं। कई सारे फॉलिकल आपको दिखाई देंगे। हमने आपको बताया था कि जो अंडाशय होता है अंडाशय के अंदर बहुत सारी प्राथमिक कोशिकाएं होती है, प्राथमिक अंडक कोशिकाएं होती है जो कि किसमें बदल जाती है? प्राथमिक पुटिकाओं में बदल जाती है। तो ये प्राथमिक पुटिका आपको एक दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक पुटिका, या इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोल दिए। फिर इसके बाद जो दूसरा है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल मतलब द्वितीयक अंडक कोशिका या द्वितीयक पुटिका। फिर यहां पे आप देखेंगे टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक पुटिका बन गई, ये तृतीयक पुटिका हो गई। और फिर इसके बाद तृतीयक पुटिका किस में बदल जाती है? एक मैच्योर फॉलिकल में बदल जाती है। तो एक मैच्योर फॉलिकल मतलब एक परिपक्व ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे हमने कहा कि जो अंडाशय की संरचना होती है इसको चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम। और अंडाशय के अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है? तो ये स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है, एक कार्टेक्स और एक मेडुला। तो कार्टेक्स रीजन जो होता है, कार्टेक्स रीजन में आपको कई सारी पुटिकाएं दिखाई देती है, तो ये आप यहां पे देख भी सकते हैं। और एक पूर्ण परिपक्व पुटिका को हम क्या कहते हैं? ग्राफियन पुटिका कहते हैं। तो ये प्राथमिक पुटिका है। प्राथमिक पुटिका बदलती है किसमें? सेकेंडरी पुटिका में यानी द्वितीयक पुटिका में, फिर तृतीयक पुटिका में, फिर ग्राफियन पुटिका में। और ये प्रक्रिया कब होगी? आपको पता है कि अंडाशय के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई भी फीमेल 12 से 13 वर्ष की अवस्था में, या आप कह सकते हैं 10 से 11, 12, 13 वर्ष की अवस्था में जैसे ही कोई फीमेल पहुंचती है उसके अंदर क्या होता है? एक चक्र स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगी उसमें क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी फीमेल के अंदर वो 28 दिनों की होती है। उस 28 दिन में से जो पहला दिन होता है, पहले दिन से लेकर के 13वें दिन तक में, पहले दिन से लेकर के
13वें दिन तक के बीच में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन्स। क्या है? एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये प्रेरित करता है पुटिकाओं के निर्माण को। तो यानी एक बार जब मासिक चक्र होगा तो जो एक प्राथमिक पुटिका होती है, इस प्रकार बहुत सारी प्राथमिक पुटिकाएं अंडाशय के अंदर बन जाती है, और जैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट होता है वैसे ही एक प्राथमिक पुटिका बदल जाती है, किसमें? ग्राफियन पुटिका में। तो एक मासिक चक्र में एक जो प्राथमिक पुटिका है किसमें बदलेगी? ग्राफियन पुटिका में बदलती है। यानी जो 28 दिन का मासिक चक्र होता है उसमें पहले से लेकर के 13वें दिन तक में क्या होता है कि एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है? पुटिकाओं के निर्माण को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। तो इस हार्मोन्स से प्रेरणा पाकर के ये प्राथमिक पुटिका बदल जाती है सेकेंडरी पुटिका में, द्वितीयक पुटिका में, फिर द्वितीयक पुटिका बदल जाएगी तृतीयक पुटिका में, और तृतीयक पुटिका बदल जाएगी किसमें? एक मैच्योर फॉलिकल में यानी कि एक ग्राफियन पुटिका में बदल जाएगी। और इस ग्राफियन पुटिका के अंदर क्या होता है आपको पता है? द्वितीयक अंडक होता है, और यही द्वितीयक अंडक जैसे ही क्या होगा? 14वें दिन आएगा, जैसे ही मासिक चक्र का 14वां दिन आएगा, 14वें दिन एक हार्मोन्स रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं एलएच हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? एलएच हार्मोन। तो 14वें दिन क्या होता है कि एलएच हार्मोन सक्रिय हो जाता है, और क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है यानी कि ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग में क्या होता है कि जो द्वितीयक अंडक होता है यानी जो अंडाणु होता है वो ग्राफियन पुटिका के फटने से बाहर निकल आता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो सिंपल सी बात है कि अंडाशय की संरचना में आपने देखा चारों तरफ से एक लेयर घेरी हुई है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसके अंदर का पूरा भाग स्ट्रोमा कहलाता है, और स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है, एक होता है कार्टेक्स भाग और एक होता है मेडुला भाग। कार्टेक्स भाग में आपने देखा कई सारी पुटिकाएं पाई जाती है। तो ये आपको यहां पे तैयार कर लेना है किसकी? किसी भी अंडाशय की स्ट्रक्चर को। तो किसी भी अंडाशय की स्ट्रक्चर में हमने बताया प्राथमिक पुटिका है, प्राथमिक पुटिका मासिक चक्र जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें बदल जाती है ग्राफियन पुटिका में, और ग्राफियन पुटिका के फटने से क्या होता है? जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंडाणु निकल करके बाहर चले जाते हैं अंडवाहिनी में। अब आप यहां पे सोचेंगे कि जब ये पूरा का पूरा ग्राफियन पुटिका से अंडाणु बाहर निकल करके चला गया तब यहां पे एक संरचना बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? फिर हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। तो यहां पे एक संरचना बन जाती है। जैसे ही द्वितीयक अंडक यानी कि ओवम निकल करके बाहर चला जाता है वैसे ही ये जो ग्राफियन पुटिका किसमें बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। और अगर मान लीजिए निषेचन नहीं होता, अगर निषेचन हो जाएगा तो ये कहां स्थापित हो जाएगा? जाकर के अंडाशय में। अंडाशय जो है, अंडाशय के अंदर से जो ओवम निकला है ये क्या हो जाएगा? अगर शुक्राणु के साथ मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी कि निषेचन हो जाएगा। तो जब निषेचन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। और कार्पस ल्यूटियम अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ है तब इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होगा, और ये किसमें बदल जाएगी? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। एक और संरचना यहां पे कभी कभी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो यानी एक अंडाशय की संरचना के अंदर आपको कार्पस ल्यूटियम भी दिखाई देगा। अगर आपको और ज्यादा लिखना है ना तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे इसको लिख सकते हैं ग्राफियन पुटिका। इस ग्राफियन पुटिका के जो अंदर सभी के सभी भाग उपस्थित है उनके नाम लिख सकते हैं। ग्राफियन पुटिका के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि इस प्रकार से ग्राफियन पुटिका की कुछ संरचना होती है। ग्राफियन पुटिका की संरचना के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? इस प्रकार बाहर साइड दो लेयर होती है। एक को हम क्या बोलते थे? थीका एक्सटर्ना बोलते थे। अंदर वाले को हम क्या बोलते थे? थीका इंटरना बोलते थे। फिर द्वितीयक अंडक कोशिका होती थी, द्वितीयक अंडक कोशिका, और यहाँ पे पोलर बॉडी था। इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। फिर जोना पेलुसिडा के चारों तरफ भी एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते थे? कोरोना रेडिएटा बोलते थे। और यहां पे बीच में जो कैविटी थी इसको हम क्या बोलते थे? एंट्रम कैविटी बोलते थे, यानी कि एंट्रम कैविटी यानी कि एंट्रम गुहा। तो इस प्रकार से यहां पे एक मैच्योर फॉलिकल बन जाती है अंडाशय के अंदर, और जब 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है तो इसमें से द्वितीयक अंडक कोशिका या ओवम निकल करके बाहर चला जाता है, और फिर ग्राफियन पुटिका बदल जाती है किसमें? ग्राफियन पुटिका बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में। तो ये सारी चीजें आपको अंडाशय से संबंधित याद रखनी है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा भाग है हमारे इंपॉर्टेंट जो है अंडवाहिनी, जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट भी कहते हैं इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अंडवाहिनी की यदि हम बात करते हैं तो यह अंडाशय की परिधि से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है। कहां कहां से फैली रहती है? देखिए अंडाशय की परिधि से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है। देखिए यहां पे आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है
कि ये तो हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी यहां से लेकर के जो यहां तक की नली, यहां से लेकर के ये यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है ये क्या है, अंडवाहिनी है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि ओविडक्ट है। अब हमने क्या बताया कि ये अंडाशय जो है, अंडाशय की परिधि से लेकर के कहां तक फैली रहती है, गर्भाशय तक। तो ये देखिए, ये है अंडाशय यानी कि ओवरी। अब इस ओवरी या अंडाशय की ये जो परिधि है, इस परिधि से देखिए स्टार्ट हो रही है, और परिधि से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रही है, ये जा रही है गर्भाशय के पास तक। तो आप कह सकते हैं कि जो अंडाशय है इसकी परिधि से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है क्या, अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट। तो इसको आपने देखा। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो अंडवाहिनी होती है वो निषेचन का स्थल है। मतलब किसी भी फीमेल के अंदर जो निषेचन होगा वो किस स्थान पे होता है, तो अंडवाहिनी में ही होता है। कहां होता है, अंडवाहिनी में ही। अंडवाहिनी में भी स्पेशली आपको याद रखना है, अंडवाहिनी अभी आप देखेंगे 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। देख सकते हैं आप, पहला भाग होता है कीप भाग, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, कीप भाग या इनफंडिबुलम। दूसरा भाग होता है एम्पुला। दूसरा भाग कौन सा है, एम्पुला है। फिर इसके बाद तीसरा भाग होता है इस्थमस। क्या होता है, तीसरा भाग होता है इस्थमस। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि जो अंडवाहिनी होता है ये निषेचन का स्थल है। मतलब निषेचन कहां होता है, तो अंडवाहिनी के भाग में ही होता है। और अंडवाहिनी में भी अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया किस स्थल पे होता है, तो ये जो एम्पुला वाला भाग और इस्थमस वाला भाग, ये जहां पे आपस में दोनों मिलते हैं, यानी इनका जहां पे जंक्शन होता है वहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि पूरा का पूरा जो निषेचन होगा वो कहां होगा, अंडवाहिनी में ही होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट तक का परिवर्धन जो होता है वो अंडवाहिनी में ही करता है। देखिए, आपको पता है कि जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में कई बार क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे मोरुला बनेगा। फिर मोरुला से एक ब्लास्टोसिस्ट संरचना बनती है। तो ब्लास्टोसिस्ट संरचना तक का जो भ्रूण का निर्माण होगा, मतलब भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक की जो अवस्था होगी वो कहां होगी, अंडवाहिनी में ही होगी। और जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बन जाएगी किसी भी भ्रूण की, उसके बाद फिर अंडवाहिनी क्या करती है, अंडाणु या जाइगोट को कहां पहुंचा देती है, गर्भाशय तक ले जाती है। मतलब अंडवाहिनी का यह भी काम है कि ये क्या करती है, अंडाणु या जाइगोट को कहां ले जाती है, गर्भाशय तक ले जाने का भी काम करती है। अगर मान लीजिए निषेचन हो गया, तो निषेचन हो गया तो जाइगोट में बदल जाएगी, तो ओवम किस में बदल जाएगा, जाइगोट में। तो अगर मान लीजिए निषेचन हो जाता है अंडवाहिनी में, तब तो ये अंडवाहिनी किसको ले जाएगी, जाइगोट को ले जाएगी गर्भाशय तक। लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए अंडाणु रिलीज हुआ, अब अंडाणु रिलीज हुआ, उसके मान लीजिए 2 दिन तक अगर निषेचन नहीं हुआ, तो उस अंडाणु को भी अंडवाहिनी क्या करेगी, गर्भाशय तक ले जाएगी। और जब एंडोमेट्रियम टूटेगी तो ये अंडाणु भी टूट टूट करके एंडोमेट्रियम के साथ बाहर निकल जाएगा योनि या वजाइना के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे जो अंडवाहिनी होती है इसका काम होता है अंडाणु या जाइगोट को कहां तक ले जाना, गर्भाशय तक ले जाना। अब आप यहां पे देखेंगे अंडवाहिनी के तीनों भाग। इन तीनों भाग को सबसे पहले तो आप यहां पे एक डायग्राम में समझिए। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है और यहां से लेकर यहां तक का भाग है, ये पूरा क्या है, अंडवाहिनी है। और अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। तो अंडवाहिनी के 3 भाग कौन कौन से, देखिए अंडवाहिनी के ये जो सबसे पहला भाग होता है, इस पे इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम झालर कहते हैं। तो ये संरचना यहाँ पे कई सारी अंगुली नुमा प्रवर्ध होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं झालर। क्या कहते हैं, झालर। और इनफंडिबुलम जो पहला भाग होता है किसी भी अंडवाहिनी का, ये ओपनिंग भाग जो पहला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं कीप भाग। क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कीप भाग, क्योंकि इसमें कीप के समान संरचना होती है। कीप भाग ये क्या करता है, इस प्रकार से जैसे ही अंडाशय से अंडाणु रिलीज होगा, वैसे ही अंडवाहिनी कैसे कर लेगी, इसको पकड़ लेगी और अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार से इनफंडिबुलम यह पहला भाग होता है, कीप भाग इसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद इसके जो आगे का भाग होता है, यहां पास का भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एम्पुला। तो ये होता है दूसरा वाला भाग, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। तो ये वाला भाग क्या हो गया, एम्पुला हो गया। इसके अलावा ये जो वाला भाग हो गया, तीसरा जो भाग हो गया, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो ये कुल मिलाकर के कितने भाग हुए, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो ये एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये इस्थमस और एम्पुला, ये दोनों जहां पे आपस में मिलते हैं, इन दोनों के जंक्शन में ही क्या होता है, निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है।
तो आप यहां पे देखेंगे कि सबसे पहला जो भाग है इनफंडिबुलम भाग, इस पे कई सारी झालर नुमा संरचना निकली रहेगी जिसे हम झालर कहेंगे, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम को कीप भाग कहते हैं। और सबसे पहले जो अंडाणु होता है इसको कौन प्राप्त करता है, तो ये पहला भाग यानी कि जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है यही सबसे पहले अंडाणुओं को प्राप्त करने का कार्य करता है। तो ये आपने देखा कि अंडवाहिनी का क्या क्या काम है। अब हम बात करते हैं अंडवाहिनी के भागों की। तो पहला भाग जो होता है कीप भाग होता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। यह अंडवाहिनी का ऐसा भाग होता है जो कि अंडाशय के निकट होता है। हमने पहले ही बताया कि अंडाशय के सबसे निकट कौन सा भाग होता है, इनफंडिबुलम होता है, और यह कीप के समान होता है। एक कीप के समान संरचना है इसीलिए इसको हम कीप भाग बोलते हैं। इनके किनारे पर हमने आपको क्या बताया कि अंगुली नुमा क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं। कई सारी अंगुली नुमा इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। और अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है, जो अंडाणु को एकत्रित करने का कार्य होता है उसमें अहम भूमिका होती है इनफंडिबुलम की। यानी इनफंडिबुलम भाग का काम क्या होता है, जैसे ही अंडाणु रिलीज होगा उसको एकत्रित करने का काम कौन करेगा, तो उसको एकत्रित करने का काम करेगा कीप भाग यानी कि इनफंडिबुलम वाला भाग करेगा। इसके बाद दूसरा भाग है एम्पुला। एम्पुला की यदि हम बात करते हैं तो यह अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है। जो अंडवाहिनी का चौड़ा भाग होगा जहां पे अंडवाहिनी खुलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। और जो इस्थमस वाला भाग होता है यह अंडवाहिनी का सबसे अंतिम वाला भाग होता है और सकरा भाग होता है। ठीक है, इसमें संकीर्ण गुहा होती है और यह भाग अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग होता है ये पूरा इस्थमस वाला भाग है और इस्थमस वाला भाग आगे चल के अंडवाहिनी को किससे जोड़ देता है, तो ये पूरी की पूरी गर्भाशय से यानी कि यूट्रस से क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है और इनफंडिबुलम होता है। तो इनफंडिबुलम क्या करता है, जैसे ही अंडाणु रिलीज होगा, अंडोत्सर्ग होगा, वैसे ही ये क्या करता है, अंडाणु को एकत्रित करने का काम करेगा। फिर इसके बाद कहां पहुंचेगा अंडाणु, जाकर के आगे जाएगा कहां, एम्पुला वाले भाग में। और जैसे ही इस्थमस और एम्पुला वाले जंक्शन में आएगा वहां पे क्या होगा, निषेचन हो जाएगा। तो अगर यहां पे निषेचन हो जाएगा तो यहां पे जाइगोट बन जाएगा और फिर जाइगोट जो है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक का अपना जो परिपक्वन होगा वो कहां करेगा, जो भ्रूण है वो ब्लास्टोसिस्ट तक का उसका विकास अंडवाहिनी में होगा। उसके बाद फिर ये कहां आ जाएगा, गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाएगा। और अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हो पाता, जैसे मान लीजिए अंडाणु रिलीज हुआ, अब अंडाणु यहां पे पहुंचा, इसको शुक्राणु नहीं मिला, और अगर यहां पे निषेचन नहीं हुआ तो फिर ये अंडाणु जो है क्या हो जाएगा, लगभग 48 घंटे शुक्राणु की जो औसतन लाइफ स्पैन होती है, तो 48 घंटे के आसपास जो लगभग है ये, तो 48 घंटे के आसपास आप देखेंगे यानी 2 दिन में जैसे ही इसको अगर शुक्राणु नहीं मिलेगा तो फिर निषेचन नहीं होगा और ये अंडाणु कहां आ जाएगा, ये अंडाणु धीरे धीरे पहुंच जाएगा कहां, गर्भाशय में। और ये जब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर आती है मासिक चक्र के दौरान, तो ये अंडाणु भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा अंडवाहिनी। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है वो है गर्भाशय। तो गर्भाशय की सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं इसकी जो आकृति होती है कैसी होती है, उल्टे नाशपाती के समान। नाशपाती की संरचना आप देखे होंगे, उल्टे नाशपाती के समान गर्भाशय की संरचना होती है। जैसे आप नाशपाती देखे होंगे, अगर आप इसको इस संरचना को अगर आप सीधा कर देंगे तो सेम उसी तरह दिखाई देगी जैसे नाशपाती होती है। तो नाशपाती को अगर आप उल्टा कर दीजिए तो नाशपाती इसी प्रकार से लगेगी जैसे आपको यह गर्भाशय की संरचना नजर आ रही है। अब गर्भाशय की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो देखिए गर्भाशय की संरचना में भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंडस वाला भाग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंडस। फिर ये जो बीच वाला पूरी की पूरी गुहा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा या यूट्राइन कैविटी आप बोल सकते हैं। इसको हम गर्भाशय गुहा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम गर्भाशय गुहा कहते हैं। मतलब गर्भाशय की जो मेन बॉडी है वो इसका बीच वाला भाग ही है, गर्भाशय गुहा या यूट्राइन बॉडी आप इसको कह सकते हैं। तो यूट्राइन कैविटी भी बोल सकते हैं, यूट्राइन बॉडी भी आप कह सकते हैं। तो ये गर्भाशय गुहा आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो ये जो फंडस वाला भाग होता है ये गुंबदाकार भाग होता है, ऊपर फूला हुआ भाग है। आप देख सकते हैं ये भाग कैसा है, ऊपर फूला हुआ भाग है। जैसे आप मंदिर वगैरह देखते हैं उसमें गुंबद बना होता है, गुंबद जैसे ऊपर फूला हुआ होता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे गर्भाशय की संरचना कैसी दिखाई दे रही है, ऊपर गुंबदाकार मतलब फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है। और ये जो बीच वाली जो मेन गुहा होती है गर्भाशय की, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय गुहा या यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। और फिर गर्भाशय का जो तीसरा भाग है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, तीसरा वाला जो सकरा वाला भाग है, ये सकरा वाला भाग इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा।
और जो ग्रीवा की जो पूरी की पूरी नली होती है इसको हम बोलते हैं सर्विकल केनाल यानी कि ग्रीवा नाल। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? ग्रीवा नाल बोलेंगे यानी कि सर्विकल केनाल। तो 3 भाग होते हैं किसी भी गर्भाशय के। सबसे ऊपरी वाला भाग फंडस भाग कहलाता है। बीच वाला ये जो पूरा का पूरा भाग है ये क्या कहलाता है? ये यूट्राइन कैविटी यानी कि गर्भाशय गुहा वाला भाग कहलाता है। तीसरा जो भाग है ग्रीवा यानी कि सर्विक्स वाला भाग होता है। और जो ग्रीवा की कैविटी होती है, ग्रीवा की गुहा होती है या ग्रीवा की जो नली होती है इसको हम बोलते हैं ग्रीवा नाल। क्या बोलते हैं? ये जो सर्विकल केनाल है इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं ग्रीवा नाल। मतलब ग्रीवा की नली है इसलिए इसे हम बोलेंगे ग्रीवा नाल। तो यहां तक की चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि हम बात करें किसी भी गर्भाशय की संरचना में तो आपको यहां पे 3 लेयर दिखाई देगी। कितनी लेयर दिखाई देगी? 3 लेयर दिखाई देगी। सबसे जो पहली लेयर होती है ये सबसे बाहरी लेयर होती है। देखिए बाहरी लेयर सबसे ये वाली होती है, ये सबसे बाहरी लेयर है। ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है? सबसे बाहरी लेयर है। ये वाली लेयर क्या है? सबसे बाहरी लेयर है। और इस लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं इस लेयर को हम? इस लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो बाहरी वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अब देखिए इसके अलावा जो बीच वाली परत है, ये जो बीच वाली लेयर है, जो खाली वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो बीच वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं जगह कहीं पे बना के, ये वाली जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो आप यहां पे लिख लेंगे मायोमेट्रियम। ये हो गया मायोमेट्रियम। और फिर बचा क्या आपका? आंतरिक वाला। तो जो सबसे अंदर लेयर होती है गर्भाशय की, जो सबसे अंदर लेयर होती है ये वाली लेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये है एंडोमेट्रियम। और यही एंडोमेट्रियम जैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट होता है वैसे ही ये एंडोमेट्रियम टूट टूट करके रजोस्राव होता है, जिसके माध्यम से इसके अंदर का जो ब्लड वगैरह होता है ये योनि या वजाइना के माध्यम से बाहर निकलता है, जो कि पीरियड्स का संकेत भी होता है। तो एंडोमेट्रियम में आप देखेंगे कि यह सबसे आंतरिक परत होती है किसी भी गर्भाशय की। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि गर्भाशय के 3 भाग होते हैं और गर्भाशय की संरचना में 3 लेयर यानी कि 3 परतें भी दिखाई देती है। सबसे बाहरी ये वाली जो परत होती है ये पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच वाली जो होती है ये मायोमेट्रियम कहलाती है, और जो सबसे आंतरिक वाली भाग है ये कहलाती है एंडोमेट्रियम। तो अब आप यहां पे गर्भाशय में देख भी सकते हैं कि गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हमने फंडस बताया। यह ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है, गुंबद के समान संरचना होती है इसकी, जो कि अंडवाहिनी की ओपनिंग के ऊपर स्थित होता है। जहां पे अंडवाहिनी खुलती है उसके जस्ट ऊपर ही ये पूरा का पूरा फंडस वाला भाग होता है। ये देखिए ये अंडवाहिनी जहां पे खुल रही, अंडवाहिनी यहां से पहुंची और यहां पे खुली, तो जहां पे अंडवाहिनी खुलती है इसके ओपनिंग से ही ऊपर की ओर यहां पे गुंबद रूपी भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा भाग होता है गर्भाशय गुहा यानी कि यूट्रस बॉडी या यूट्रस कैविटी। तो गर्भाशय गुहा जो होता है ये गर्भाशय का मध्य भाग व मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो गर्भाशय का मेन भाग होता है वो कौन सा होता है? जो मेन और मुख्य भाग होता है वो होता है यूट्रस बॉडी। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरा जो भाग होता है ये होता है सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। ग्रीवा की यदि हम बात करते हैं तो यह गर्भाशय का सबसे निचला और सबसे सकरा भाग होता है। ठीक है, जो कि आप स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं, सबसे नीचे होता है और सबसे सकरा वाला भाग होता है। और जो सर्विक्स की कैविटी होती है उसको हम सर्विकल केनाल कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि सर्विकल केनाल या इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल कहते हैं। तो जो ग्रीवा की कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा नाल कहते हैं। या आप इंग्लिश में बोलेंगे तो सर्विक्स की जो कैविटी होती है वो क्या कहलाती है? सर्विकल केनाल कहलाती है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख चुके हैं, ये आपने डायग्राम में देखा कि पूरी की पूरी जो संरचना होती है किसकी? किसी भी यूट्रस की। तो यूट्रस या गर्भाशय की संरचना में 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग हो गया फंडस, बीच वाला भाग हो गया यूट्रस बॉडी, और सबसे नीचे जो सकरा वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स या ग्रीवा बोलते हैं। और ग्रीवा की पूरी जो नली होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विकल केनाल यानी कि ग्रीवा नाल। तो ये सारी चीजें क्लियर। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि गर्भाशय की परतें, गर्भाशय में 3 परत आपको दिखाई देगी। पहली सबसे बाहरी परत जो होगी या बाहरी भित्ति होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। मध्य वाली जो भित्ति होगी उसे हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियम यह सबसे आंतरिक भित्ति होती है, और जो मध्य भित्ति होती है ये कैसी होती है? चिकनी होती है और पेशीय होती है। आप देखेंगे कि कोई भी जो पूरा का पूरा जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद कहां एक ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब आकर के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तो यही गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो बीच वाला भाग होता है इसी भाग में स्थित होते हैं।
तो जो गर्भाशय ग्रीवा होती है या आप गर्भाशय गुहा कह सकते हैं, इस गर्भाशय गुहा वाले भाग में ही भ्रूण आकर के क्या होता है, स्थापित हो जाता है, रोपण हो जाता है। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि गर्भाशय का जो मध्य व मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है, गर्भाशय गुहा होता है, जहां पे आकर के पूरा का पूरा जो भ्रूण होता है वो डेवलपमेंट करता है। और यदि आपको हमने बताया था कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को बढ़ाता है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में सपोर्ट करता है ये हार्मोन्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गर्भाशय की 3 परतें और गर्भाशय के जो भी पूरे के पूरे गर्भाशय के 3 भाग हैं उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला भाग है वो है योनि यानी कि वजाइना। तो देखिए गर्भाशय की यदि हम बात करते हैं तो गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, गर्भाशय का जो ग्रीवा वाला भाग होता है यानी सबसे निचला और सकरा भाग, ये क्या करता है कि जब आगे जाता है तो आगे बढ़कर के एक पेशीय और लचीली नलिका के रूप में खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं। और यह उच्च संवहनी नलिका होती है, यह उच्च संवहनी नलिका होती है जो कि भीतर से आप देखेंगे म्यूकस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं। हमने क्या कहा कि जो ग्रीवा की कैविटी होती है, ग्रीवा नाल जो है आगे चल के जो ग्रीवा वाला भाग होता है, सर्विक्स वाला जो भाग होता है किसी भी गर्भाशय का, ये आगे चल के एक यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं योनि या वजाइना। तो ये पूरा का पूरा भाग जो है ये क्या है, योनि या वजाइना वाला भाग होता है। तो ये वजाइना या योनि वाला भाग है। इस योनि या वजाइना में आप देखेंगे कि योनि या वजाइना जो होती है ये किसी भी फीमेल के अंदर मैथुन अंग का कार्य करती है। और जैसे ही मैथुन की प्रक्रिया होगी तो शुक्राणुओं को कौन अवशोषित करेगा, यानी वीर्य या शुक्राणुओं को सबसे पहले इकट्ठा करने का काम कौन करेगी, यही योनि या वजाइना। तो योनि या वजाइना के माध्यम से ही क्या होगा, शुक्राणु को ग्रहण किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमने क्या कहा कि जो योनि या वजाइना होती है, जैसे ही गर्भाशय ग्रीवा आपने देखी कि आगे बढ़ती है तो यह क्या करती है, एक पेशीय लचीली नलिका के रूप में खुल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि या वजाइना कहते हैं। उच्च संवहनी नलिका होती है ये एक प्रकार की, और अंदर से इसको एक झिल्ली घेरे रहती है। उस झिल्ली का नाम क्या है, म्यूकस झिल्ली। तो म्यूकस झिल्ली के द्वारा वजाइना जो होती है वो घिरी रहती है। और योनि की यदि हम पीछे देखें तो योनि में पीछे जो है एक झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम हाइमन कहते हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि जो हाइमन झिल्ली होती है, ये योनि के पीछे एक झिल्ली भी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन झिल्ली बोलते हैं। अभी हम आपको लास्ट में हाइमन झिल्ली के बारे में बताएंगे। ये जो हाइमन झिल्ली होती है इसका कई सारी भ्रांतियां हैं। कई सारे लोग क्या मानते हैं कि अगर जो हाइमन झिल्ली होती है, जैसे ही पहली बार मैथुन की क्रिया होती है, यानी कि जैसे ही पहला संसर्ग होता है वैसे ही ये हाइमन झिल्ली टूट जाती है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से आप इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि हाइमन झिल्ली जो होती है मैथुन की क्रिया में जरूरी नहीं है कि पहली बार मैथुन की क्रिया हुई है या पहला संसर्ग हुआ है तभी हाइमन झिल्ली टूटेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे जैसे साइकिलिंग वगैरह होता है, एक्सरसाइज वगैरह हो गई, घुड़सवारी हो गई आदि, इन सभी कार्यों से भी आप देखेंगे कि जो हाइमन झिल्ली होती है वो टूट सकती है। तो कोई भी स्त्री वर्जिन है कि नहीं है, इसका आप हाइमन झिल्ली के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहली बार संसर्ग या मैथुन की क्रिया के दौरान ही हाइमन झिल्ली टूटी होगी। इसका आप सीधा बात है कि कई सारे रीजन है, साइकिलिंग के दौरान, घुड़सवारी के दौरान और ज्यादा ओवर एक्सरसाइज के दौरान भी जो हाइमन झिल्ली होती है ये कभी कभी टूट जाती है। तो हाइमन झिल्ली की उपस्थिति जो होती है ये वर्जिनिटी को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो योनि की यदि लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा योनि की यदि हम बात करते हैं तो योनि किसी भी स्त्री में क्या होती है, मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। मतलब जैसे आपने मेल में देखा था कि जो सिस्न या पेनिस होता है ये क्या करता था, मैथुन अंग कहलाता था। उसी प्रकार से जो महिला के अंदर जो स्त्री होती है उसके अंदर जो मैथुनी नाल होता है या आप कह सकते हैं जो मैथुन अंग होता है, मैथुनी अंग होता है, वो क्या कहलाता है, योनि या वजाइना कहलाती है। मैथुन की जो प्रक्रिया होती है यानी जो कॉपुलेशन की क्रिया होती है, इस दौरान क्या होता है, किसी भी नर के शिश्न के द्वारा वीर्य को प्राप्त करती है। मतलब जो योनि या वजाइना होती है, जैसे ही मैथुन की क्रिया होगी उसके समय जो वीर्य का स्खलन होगा उसको कौन सबसे पहले अब्जॉर्ब करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि कौन सबसे पहले प्राप्त करेगा, तो योनि या वजाइना वाला जो भाग होता है ये सबसे पहले क्या करता है, वीर्य को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त जो योनि होती है ये गर्भाशय से उत्पन्न मासिक चक्र के स्राव के निष्कासन हेतु पथ भी उपलब्ध कराती है। मतलब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी फीमेल के अंदर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है टूट करके रक्त के माध्यम से यह रक्त का स्राव होता है
और जो रक्त का स्राव होता है ये किसके माध्यम से होता है, तो उसके लिए जो मार्ग उपलब्ध कराती है वो भी क्या होती है, योनि होती है। मतलब जो योनि की संरचना जो होती है, ये योनि की संरचना के माध्यम से ही, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा गर्भाशय के अंदर से एंडोमेट्रियम से मान लीजिए इस प्रकार से ब्लड जो है बाहर आया, तो ब्लड को बाहर आने के लिए जो मार्ग प्रोवाइड कराता है वो कौन सा है, कौन सा भाग होता है, योनि यानी कि वजाइना। तो योनि या वजाइना के माध्यम से ही कोई भी मासिक चक्र के दौरान जो एंडोमेट्रियम टूटती है उसमें जो रजोस्राव होता है, रजोस्राव में जो भी बाहर निकलता है पदार्थ, उसके लिए मार्ग कौन प्रोवाइड कराता है, तो वजाइना, यानी वजाइना के माध्यम से ही पूरा का पूरा ब्लड वगैरह जो होता है वो पीरियड्स के माध्यम से, जब पीरियड्स होती है तो पीरियड्स के समय जो है इस योनि या वजाइना के माध्यम से ही जो ब्लड वगैरह होता है ये बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के योनि या वजाइना जो होती है किसी भी फीमेल के अंदर मैथुन अंग का कार्य करती है। यह वीर को प्राप्त करती है सबसे पहले, और इसके अलावा जो अंदर से एंडोमेट्रियम टूटती है मासिक चक्र के दौरान उसके बाहर निकलने का मार्ग भी प्रोवाइड कराती है। तो 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है या 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है योनि की। तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि कई बार एग्जाम में भी आपके पूछ सकता है। तो हमने क्या बताया कि इससे संबंधित 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इसकी लंबाई आप याद रख लेंगे, इसके अलावा आप इसका मेन जो वर्क होता है इसको याद रखेंगे। पहला काम क्या है इसका, मैथुन अंग की तरह कार्य तो करती है, यानी वीर को प्राप्त करती है सबसे पहले कौन सी, तो ये प्राप्त करती है पूरी की पूरी जो योनि होती है या वजाइना होती है। इसके अलावा जो रजोस्राव होता है उसको निष्कासन के लिए जो मार्ग उपलब्ध कराती है, तो ये इसका काम ये कौन करती है, योनि यानी कि वजाइना करती है। तो योनि या वजाइना से संबंधित ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम आते हैं बाह्य जननांग में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है किसी भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका। तो देखिए बाह्य जननांग की यदि हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो बाह्य जननांग होता है किसी भी फीमेल का, इस पूरे के पूरे बाह्य जननांग को हम एक साथ सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, भग कहते हैं। क्या कहते हैं, भग कहते हैं, या इसे हम वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, भग या वल्वा कहते हैं। अब ये भग या वल्वा कई भागों से मिलकर के बना होता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो किसी भी मादा का जो बाह्य जननांग होता है ये कई सारे भागों से मिलकर के बना होता है। इसमें सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है जघन शैल। क्या होता है, जघन शैल, जिसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। सबसे पहले यदि हम मोन्स प्यूबिक की समझें तो ये एक प्रकार का गद्दीनुमा भाग होता है, क्योंकि इसमें वसा वगैरह की मात्रा जो है एकत्रित होती रहती है। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो जघन शैल होता है ये एक गद्दीनुमा भाग होता है, क्योंकि इसकी त्वचा में क्या होता है, वसा की परत होती है, और तरुण अवस्था में इस पर रोम भी उगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। सबसे पहला भाग आपको समझना है बाह्य जननांग में ये जो पूरा का पूरा वसीय भाग होता है, ये पूरा भाग जो होता है ऊपर का भाग होता है, ये पूरा वसीय भाग होता है, यानी कि फूला हुआ भाग होता है या गद्दीनुमा भाग होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, और इसी गद्दीनुमा भाग में इसको हम क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिक बोलते हैं, यानी कि जघन शैल। तो ये जो पूरा का पूरा मोन्स प्यूबिक वाला भाग है इसमें वसा की मात्रा उपलब्ध है, जिस कारण से ये एक गद्दीनुमा भाग होता है। और इसमें जगह जगह पे क्या होते हैं, जैसे ही पुबर्टी एज आती है वैसे ही क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उनकी वजह से इन पर क्या होते हैं, बाल भी यानी कि रोम भी उगना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। जो रोम उगाते हैं यानी जो बाल उगाते हैं इनको पूरे को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो इसको भी आपको तैयार करना। तो सबसे पहला जो भाग है वो है जघन शैल। जघन शैल का मतलब होता है सबसे ऊपरी वाला भाग किसी भी बाह्य जननांग का, जो कि गद्दीनुमा होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा होती है और इसमें कई जगह बाल भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बाल को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। अब हमारा दूसरा भाग है बृहद भगोष्ठ। कौन सा भाग है दूसरा, दूसरा भाग है बृहद भगोष्ठ, जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। अब ये आपको जो बाह्य जननांग का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप यहां पे देखेंगे ये वाला भाग पूरा का पूरा जो ये वाला भाग है और ये वाला भाग क्या कहलाता है, लेबिया मेजोरा। देख सकते हैं आप, ये वाला भाग जो खाली वाला पूरा भाग है और ये वाला भाग, ये पूरा भाग चारों तरफ का क्या कहलाता है, लेबिया मेजोरा कहलाता है। क्या कहलाता है, लेबिया मेजोरा, यानी कि बृहद भगोष्ठ कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है बृहद भगोष्ठ। तो ये बृहद भगोष्ठ वाला जो भाग होता है इसमें भी आप देखेंगे कि कई जगह इसमें भी बाल हेयर उगाती है। ठीक है, तो आप प्यूबिक हेयर जो होती है, जरूरी नहीं है कि ये जो बाल उगी है केवल मोन्स प्यूबिक यानी कि जघन शैल वाले भाग में उगती है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा बृहद भगोष्ठ वाला भाग होता है, इस वाले भाग में भी, इस बृहद भगोष्ठ वाले भाग में भी कभी कभी जो है रोम पाए जाते हैं, यानी कि हेयर जो है निकल आती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, यह जघन शैल के नीचे की तरफ हुआ योनि छिद्र को घेरे हुए विस्तृत एक जोड़ी बड़े अनुदैर्ध्य
वलन वाले होते हैं। यानी यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो जघन सेल होता है, जघन सेल के नीचे वाला भाग है, तो जघन सेल के नीचे वाला पूरा का पूरा जो भाग होता है जो कि योनि छिद्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। तो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ये पूरा बीच वाला भाग है, इसमें योनि छिद्र आपको दिखाई दे रही है और मूत्र जनन छिद्र। हमने आपको किसी भी मेल के अंदर जब हमने पढ़ाया था तो मेल के अंदर हमने क्या देखा था कि एक ही मूत्र मार्ग होता है और उस मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र का भी उत्सर्जन होता है और वीर्य का भी क्या होता है, स्खलन होता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि दो अलग अलग छिद्र आपको दिखाई देंगे। एक छिद्र होगा मूत्र जनन छिद्र जिसके माध्यम से मूत्र का उत्सर्जन होगा, और दूसरा छिद्र है जिसको हम बोलते हैं योनि छिद्र, और योनि छिद्र के माध्यम से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम टूटती है, टूटने के बाद जो उसका ब्लड वगैरह होता है वो पीरियड्स के समय आप देखेंगे कि इसी योनि छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और योनि छिद्र क्या काम करती है, इसके अलावा मैथुन क्रिया में भाग लेती है। तो इसी योनि में सबसे पहले वीर्य जो होता है या जो सीमेन होता है, ये सबसे पहले मैथुन की क्रिया के दौरान जो वीर्य निकलता है वो योनि के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे लघु भगोष्ठ। तो लघु भगोष्ठ या इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा के अंदर भी रोम पाए जाते थे। तो ये पूरा का पूरा जो ऊपरी वाला मोन्स प्यूबिक वाला भाग था, यानी जो ऊपर का जघन सेल वाला भाग है, ये ऊपर का जो जघन सेल वाला भाग था, इस जघन सेल वाले भाग में हमने क्या देखा, बाल उगाते हैं यानी कि रोम उगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। और फिर इसके नीचे का जो भाग होता है पूरा का पूरा ये खाली वाला भाग, खाली वाला भाग, ये पूरा जो नीचे का पूरा भाग, ये सब क्या कहलाता है, ये पूरा भाग कहलाता है क्या, बृहद भगोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा। और इसमें भी आपको प्यूबिक हेयर यानी कि बाल जो है या रोम जो है दिखाई देते हैं। अब इसके बाद है लघु भगोष्ठ यानी लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा आप स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझिए कौन सा है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा कुछ इस प्रकार से आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी ये पूरा भाग, ये पूरा भाग क्या है, लेबिया माइनोरा है। क्या है, ये पूरा का पूरा भाग जो खाली वाला भाग दिखाई दे रहा है ये लेबिया माइनोरा है। और इधर साइड का ये वाला भाग ये भी क्या है, लेबिया, ये भी लेबिया माइनोरा है यानी कि लघु भगोष्ठ। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये क्या कहलाता है, लेबिया माइनोरा यानी कि लघु भगोष्ठ। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि बृहद भगोष्ठ जो है बाहर वाला भाग है और लघु भगोष्ठ जो होता है ये अंदर की साइड रहता है। तो ये अंदर साइड वाला भाग क्या है, ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं लघु भगोष्ठ यानी कि लेबिया माइनोरा। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, यानी कि इसको भी आपको आसानी से देख सकते हैं इसको आप। अब इसमें आप देखेंगे कि यह आंतरिक व छोटे वलन होते हैं, इनकी संरचना छोटी होती है, इनके जो वलन होते हैं आपने देखा कि जो मोन्स प्यूबिक होता है इसका एरिया भी ज्यादा है, जो लेबिया मेजोरा है इसका एरिया भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो लेबिया माइनोरा होता है, नाम से स्पष्ट, माइनोरा मतलब इसका एरिया कैसा होगा, छोटा होगा, मिनी होगा। तो यह आंतरिक व छोटे वलन वाले होते हैं और इन पर आप देखेंगे कि रोम नहीं पाए जाते हैं कभी भी। ये वाले भाग में आप देखेंगे कि इनमें रोम नहीं पाए जाते हैं। ये वाले जो भाग होते हैं इन पे आपको कभी भी रोम दिखाई नहीं देंगे, यानी लेबिया माइनोरा के अंदर किसी प्रकार से आपको रोम नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहां पे लिखी गई है, लघु भगोष्ठ जो होता है ये प्रघाण को घेरे रहता है। तो जो प्रघाण होता है इसको कौन घेरे रहता है, लघु भगोष्ठ घेरे रहते हैं। देखिए पूरा का पूरा ये जो भाग होता है जिसमें योनि आपका योनि छिद्र होता है और जिसमें मूत्र जनन छिद्र होता है, इस पूरे के पूरे भाग को जो संरचना घेरी रहती है उसको हम बोलते हैं प्रघाण। क्या बोलते हैं, प्रघाण। तो ये जो प्रघाण होता है आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा प्रघाण होता है, ये जो प्रघाण होता है ये पूरी की पूरी जो मूत्र जनन छिद्र है और जो योनि छिद्र है इस संरचना को, ये वाली संरचना को, ये वाली पूरी संरचना को घेरे हुई जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रघाण बोलते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसी भी बाह्य जननांग का जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को हम बोलते हैं भग सेफ। क्या बोलते हैं, भग सेफ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो क्लाइटोरिस आप तो डायग्राम में समझिए क्लाइटोरिस कौन सा भाग है, ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है ये वाला भाग कहलाता है क्लाइटोरिस। ये बहुत ही संवेदी भाग होता है किसी भी फीमेल के अंदर। जैसे आपने देखा था कि किसी मेल के अंदर जो सिस्ट या पेनिस होता है ये बहुत ही संवेदी अंग होता है, है ना, संवेदी भाग होता है। उसी प्रकार से किसी भी फीमेल के अंदर आप देखेंगे जो क्लाइटोरिस वाला भाग होता है ये बहुत ही संवेदी वाला भाग होता है। ये जो क्लाइटोरिस वाला भाग होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग क्या है, ये भाग कहलाता है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यह लघु भगोष्ठ के अग्र कोने पर स्थित एक संवेदी तथा
खुंडी नुमा अथवा अंगुली नुमा रचना होती है। ये एक प्रकार की अंगुली नुमा रचना होती है। कैसी होती है? अंगुली नुमा रचना होती है। जैसे आप नॉर्मल से एक अपनी अंगुली देखेंगे तो अंगुली को आप थोड़ा सा ऐसे करिए, सेम उसी प्रकार से आपको क्लाइटोरिस नजर आ रहा है। तो ये आप उंगली को ऐसे कर दीजिए तो उसी प्रकार से क्लाइटोरिस दिखाई दे रहा है। तो ये क्लाइटोरिस जो होता है लघु भगोष्ठ के जस्ट नीचे कोने पर उपस्थित होता है। तो देखिए ये लघु भगोष्ठ होता है, ये पूरा का पूरा क्या है? लघु भगोष्ठ। तो लघु भगोष्ठ के जस्ट ऊपर कोने पर यानी कि पूरे के पूरे कोने पर क्या उपस्थित होता है? क्लाइटोरिस जो होता है ये उपस्थित होता है, जो कि मूत्र छिद्र के ऊपर स्थित होता है। देखिए यहां पे मूत्र छिद्र है, ये मूत्र जनन छिद्र है, तो इस मूत्र जनन छिद्र के जस्ट ऊपर ये क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। यह नर के शिश्न के समजात अंग है। जैसे हमने देखा था कि नर का जो शिश्न होता है या पेनिस होता है, ये कैसा होता है? ये संवेदी अंग होता है, संवेदी भाग होता है। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा जो क्लाइटोरिस होता है ये भी क्या होता है? संवेदी भाग होता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यह अत्यधिक संवेदनशील भाग होता है, क्योंकि इसमें स्पर्शक कणिकाओं की अधिकता होती है। कई सारी इसमें स्पर्श कणिकाएं होती है, जिस कारण से यह बहुत ही संवेदनशील भाग होता है। तो क्लाइटोरिस में आपने देखा कि यह लघु भगोष्ठ के जस्ट ऊपर कोने पर, पूरे के पूरे कोने पर स्थित होती है, जिस पर अंगुली नुमा संरचना होती है एक प्रकार की, और जिसमें आपने देखा कि बहुत ही संवेदनशील भाग होता है, क्योंकि इसमें कई सारे स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है, जिस चलते ये क्या होता है? बहुत ही संवेदनशील भाग होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे जो एक आखिरी भाग है वो है योनि छिद्र यानी कि हाइमन। तो हाइमन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि जो हाइमन है कई सारी भ्रांतियां रहती है कि अगर कोई वर्जिन लड़की है या कोई कुंवारी लड़की है तो केवल उसी के अंदर हाइमन झिल्ली देखने को मिलती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो पहली बार मैथुन क्रिया या संसर्ग हो चुका है, पहला संसर्ग या संभोग की प्रक्रिया हो चुकी है, तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हाइमन झिल्ली टूट जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी यहां पे कंडीशन है, जैसे कि हमने कहा शारीरिक परिश्रम। अगर कोई मान लीजिए महिला ज्यादा शारीरिक परिश्रम करती है तो भी उसकी हाइमन झिल्ली जो है टूट सकती है। इसके अलावा ज्यादा व्यायाम करती है या कई सारी मान लीजिए जैसे लॉन्ग जंप वगैरह हो गई, इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा घुड़सवारी करते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त आदि क्रियाओं के दौरान भी ये जो हाइमन झिल्ली होती है ये टूट सकती है। तो केवल ऐसा नहीं है कि जो वर्जिन है उसके अंदर ही आपको हाइमन झिल्ली देखने को मिलेगी। हाइमन झिल्ली जरूरी नहीं है कि कोई वर्जिन लड़की है तो उसके अंदर हाइमन झिल्ली होगी ही होगी, वो किसी भी कारणवश टूट सकती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और आपको नोट कर लेना है कि कुछ मादाओं में क्या होता है कि लैंगिक संसर्ग जब होता है, लैंगिक संसर्ग के बाद भी यह झिल्ली पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि जो लैंगिक संसर्ग हो जाता है कुछ मादाओं के अंदर, उसके बाद भी जो हाइमन झिल्ली होती है ये बची रहती है, नहीं टूटती है। तो आमतौर पर हाइमन झिल्ली टूट जाती है, लेकिन कुछ मादाओं में लैंगिक संसर्ग के बाद भी यानी मैथुन या कोपुलेशन की क्रिया के बाद भी हाइमन झिल्ली नहीं टूटती है। तो जरूरी नहीं है कि हाइमन झिल्ली केवल और केवल वर्जिन लड़कियों के अंदर होगी। आप देखेंगे कि वर्जिन के अंदर भी किसी कारणवश ये हाइमन झिल्ली टूट सकती है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो पूरा का पूरा आपने यहां पे देखा, सबसे पहले तो आप यहां पे थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, ये जो पूरा का पूरा मूत्र जनन छिद्र है, ये जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के अंदर और जो लघु भगोष्ठ है, इनके अंदर ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक छिद्र है मूत्र जनन छिद्र, जिसके माध्यम से क्या होता है? मूत्र जो है बाहर निकलता है या निष्कासित होता है। और एक है योनि छिद्र जो कि मैथुन की क्रिया में भाग लेता है, और इसी के माध्यम से होकर के ही कोई भी जो वीर्य होता है या शुक्राणु जो होते हैं वीर्य के माध्यम से कहां जाते हैं? गर्भाशय तक जाते हैं। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद एक आखिरी पॉइंट हमारा बचा, जिसको हम बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में देखिए यहां पे हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे। सहायक ग्रंथियों में पहली जो ग्रंथि है उसको हम बोलते हैं वर्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? वर्थोलिन ग्रंथि है। वर्थोलिन ग्रंथि को समझिए, यहां पे जो योनि द्वार होता है, योनि द्वार के दोनों ओर एक एक स्थित लाल पीले रंग की यह ग्रंथियां होती है, और यह क्षारीय व स्नेहक द्रव को भी क्या करती है? स्रावित करती है। सबसे पहली चीज है, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी क्या है? योनि या वजाइना की क्या है? संरचना है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा योनि छिद्र है, योनि छिद्र के दोनों तरफ यानी यहां पर योनि छिद्र के दोनों तरफ क्या होता है? लाल पीले रंग की, इस प्रकार से योनि छिद्र के दोनों तरफ यहां पे आपको 2 की संख्या में दिखाई देगी वर्थोलिन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? वर्थोलिन ग्रंथियां दिखाई देती है। तो यह कैसी होती है? लाल पीले रंग की वर्थोलिन ग्रंथियां आपको दिखाई देगी 2 की संख्या में, और इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रेशन किया जाएगा। और यह विशेष प्रकार का जो स्नेहक द्रव होता है या क्षारीय द्रव होता है, यह योनि मार्ग को चिकना बनाती है।
ताकि मैथुन की क्रिया सुगम हो सके। जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, नर जनन तंत्र आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था एक कौन सी ग्रंथि थी, एक ऐसी ग्रंथि थी जो कि एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का सिक्रेशन कर रही थी, जिसका नाम था काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का काम भी क्या था, एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करती है जो कि योनि को चिकना बनाने का काम करती है। सेम उसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती है, इस बर्थोलिन ग्रंथियों का काम क्या होता है, क्षारीय द्रव का श्रावण करना, और ये क्षारीय द्रव क्या करता है, योनि को चिकना बनाने का काम करता है, जिससे कि मैथुन की क्रिया आसानी से हो सके। तो पहली तो जो सहायक ग्रंथियां हैं वो है बर्थोलिन ग्रंथियां, और दूसरी जो वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड्स है वो है मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों से संबंधित यहां पे आपको कई सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो स्तन ग्रंथियों का काम क्या होता है, दुग्ध का निर्माण करना। इसके अलावा श्रावण जैसे ही यौवनावस्था आती है, यौवनावस्था तक ये क्या करती है, अल्प विकसित रहते हैं, और एक जोड़ी वह वक्षीय क्षेत्र में उपस्थित नर में विकसित नहीं होती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी भी नर के अंदर मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये ज्यादा विकसित नहीं होती है। मेमोरी ग्लैंड उपस्थित भले ही होगी लेकिन विकसित नहीं होगी। तो मेमोरी ग्लैंड जो है केवल और केवल फीमेल के अंदर ही क्या होती है, विकसित होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। आप ये भी याद रख सकते हैं, संख्या कितनी होती है इनकी, एक जोड़ी होती है। जैसे ही कोई फीमेल यौवनावस्था में आती है, यौवनावस्था के आने पर यानी कि किशोरावस्था या पुबर्टी के एज में, जैसे ही पुबर्टी एज या किशोरावस्था आती है उस पर क्या होता है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रभाव से इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी नॉर्मल तौर पे आप देखेंगे जब तक किशोरावस्था नहीं आएगी या यौवनावस्था नहीं आएगी तब तक इसकी साइज नॉर्मल रहेगी, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था या यौवनावस्था किसी फीमेल के अंदर आती है वैसे ही उसके अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। उसके अंदर स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इनका आकार फिर धीरे धीरे बढ़ना जो है शुरू हो जाता है। और स्तन ग्रंथियां जो होती है ये रूपांतरित श्वेत ग्रंथियां होती है। हम ये मान के चलते हैं कि जो स्तन ग्रंथियां होती है एक प्रकार से जो श्वेत ग्रंथियां होती है उसके रूपांतरण से ही बनती है, इसलिए इनको हम रूपांतरित श्वेत ग्रंथियां भी कहते हैं। इसके अलावा आपको दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे आपने देखा कि जो दुग्ध निर्माण हार्मोन्स होता है, मतलब जो दुग्ध का निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों के अंदर, उसमें जो पूरा का पूरा एक हार्मोन्स भाग लेता है दुग्ध के निर्माण की क्रिया में, उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ही दुग्ध के श्रावण में भाग लेता है। मतलब दुग्ध का निर्माण कौन करता है स्तन ग्रंथियों के अंदर, तो आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ही दुग्ध के बनने की प्रेरणा वहां पे देता है, और इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण ही किसी भी मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियों के अंदर जो दूध होता है ये बनता है। ठीक है, तो दुग्ध निर्माण जो होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण होता है। इसके अलावा दुग्ध प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या है, केसीन प्रोटीन है। तो दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है केसीन प्रोटीन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दुग्ध स्रावी हार्मोन्स होता है, दुग्ध स्रावी हार्मोन्स का मतलब होता है, देखिए जैसे ही किसी भी फीमेल की आप देखेंगे तो जैसे ही आप मेमोरी ग्लैंड की संरचना देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सामने साइड आगे एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम बोलते हैं चूचक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम चूचक भाग बोलते हैं। तो जैसे ही कोई भी बच्चा मान लीजिए चूचक से क्या करता है, चूचक को अपने मुंह में लेता है, वैसे ही उसके अंदर दुग्ध का स्रावण होने लगता है। इसका मतलब यह है कि जो दुग्ध का स्रावण होगा, जो बाहर निकलेगा स्तन ग्रंथियों से, जब दुग्ध बाहर निकलेगा तो इसमें कौन सा हार्मोन्स भाग लेगा, तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लेता है। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण ही जो दुग्ध होता है वो बाहर निकल पाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टोज शर्करा। तो आपको यह भी चीज ध्यान में रखना है कि जो दूध में शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और आपको पता है लैक्टोज शर्करा वैसे भी काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराती है किसी भी बेबी को या किसी भी शिशु को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियों से संबंधित। तो दुग्ध निर्माण हार्मोन्स कौन सा है, प्रोलैक्टिन है। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, तो ये केसीन प्रोटीन होती है। और दूध के अंदर जो दुग्ध स्रावी हार्मोन्स होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। इसके अलावा दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है वो कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है यहां पे वो है कि स्तन के जो आमाप होते हैं इसका निर्धारण उसमें स्थित एडिपोज ऊतक की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी भी फीमेल के अंदर जो स्तन ग्रंथियां उपस्थित है उसमें अगर एडिपोज ऊतक की मात्रा ज्यादा है, मतलब जो दुग्ध ग्रंथियां हैं इसका ज्यादा विकास होगा, या जो स्तन ग्रंथियां इनका ज्यादा विकास होगा। और अगर जिनके अंदर एडिपोज ऊतक की क्या मात्रा में क्या है, कमी है,
तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्तन ग्रंथियां जो है कम विकसित होगी। तो ये डिपेंड करता है इस चीज पर। इसके अलावा आपको और एक चीज याद रखनी है कि जो स्तन ग्रंथियां होती है ये ग्रंथिल ऊतक तथा वसीय ऊतक से बनी होती है, इसीलिए देखेंगे आप कि उभार आ जाता है, ज्यादा बड़े हो जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि वसा की मात्रा कभी कभी ज्यादा बन जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वसीय जो ऊतक होते हैं, इन वसीय ऊतक और ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर के ही स्तन ग्रंथियां बनती है। तो यहां पे आपने दो सहायक ग्रंथियां देखी, एक है वर्थोलिन ग्रंथि। वर्थोलिन ग्रंथि में आपको केवल इतना याद रखना है कि योनि छिद्र के दोनों तरफ वर्थोलिन ग्रंथि स्थित होती है, लाल पीले रंग की होती है। इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का सिक्रेशन किया जाता है, जिसको कि जो कि क्या करती है, योनि को चिकना बनाने का काम करती है, जिससे कि मैथुन की क्रिया आसान होती है। स्तन ग्रंथियों की यदि हम बात करते हैं तो स्तन ग्रंथियां जो होती है मेल के अंदर ज्यादा विकसित नहीं होती हैं, फीमेल के अंदर ये ज्यादा विकसित हो जाती हैं। जैसे ही मासिक चक्र आता है, जैसे ही किशोरावस्था में कोई भी फीमेल पहुंचती है, उनके अंदर जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिस कारण से इनमें क्या हो जाता है, आकार जो है इनका ग्रोथ हो जाता है, यानी कि बढ़ने लग जाता है। स्तन ग्रंथियों से संबंधित यहां पे हमने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए, जिनको आपको तैयार कर लेना है। एक चीज हमने आपको नहीं बताई, जो चीज वो है कि जैसे मान लीजिए किसी भी अंडाशय के अंदर अंडाणु रिलीज हुआ, तो अब मान लीजिए जैसे अंडाशय की संख्या कितनी है, 2 है। तो अंडाशय की संख्या 2 है। जब एक महीने में मासिक चक्र होगा, मतलब मान लीजिए अगर इस महीने में मासिक चक्र हुआ, तो अगर एक महीने में इस वाले अंडाशय के अंदर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, तो यानी अगले महीने जब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया होगी तो किस वाले अंडाशय में होगी, इस वाले में होगी। मतलब एक साथ दोनों भी अंडाशय के अंदर अंड जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। सीधी सी बात, मतलब जो पूरा का पूरा यहाँ पे अंडाशय के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है, वो एक बार अंडाशय का अंडाणु इस वाले अंडाशय से बनेगा और अगले मंथ जब अंडाणु बनेगा तो इस वाले अंडाशय से बनेगा, यानी अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और अगर इसके बाद भी आपका मान लीजिए अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अलग से वीडियो बना के। तो यहां पे आपने पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। इस पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, अंडाशय यानी कि ओवरी की संरचना देखी। इसके बाद हमने पूरा का पूरा अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट कवर किया। इसके अलावा यूट्रस या गर्भाशय की हमने संरचना देखी, हमने योनि की संरचना देखी, कैसे इसका कार्य होता है वो सभी हमने देखा। बाह्यजननांग जो कि भाग या बलवा होता है, इसके पूरे के पूरे भागों को हमने समझा। इसके अलावा जो सहायक ग्रंथियां होती है, वर्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हमने पूरा का पूरा आपको कवर करा दिया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।